हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, क्लास 10 हिंदी क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत आज का हमारा पाठ है आत्मकथ्य, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर इस कविता में कवि ने जीवन के प्रति अपने अनुभवों को उजागर किया है। तो बच्चों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। इसके बाद हम आपको कविता पाठ पढ़कर सुनाएंगे। इसके बाद कविता में लिखी हुई लाइनों का भावार्थ आपको बताएंगे। फिर पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर। तो बच्चों, आप ध्यान दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं कवि जयशंकर प्रसाद। आइए इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, आप देखें यहाँ पर ध्यान दें, उनकी काव्य जो कृतियाँ हैं वो हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास भी। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। इसके बाद यहाँ पर आइए प्रसाद का साहित्य के बारे में जानते हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। इसके बाद बच्चों, आइए जान लेते हैं यहाँ पर कविता के बारे में, किस कविता में क्या कुछ खास बात कही गई है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रसारित हुई थी, यानी कि प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने कविता के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। तो बच्चों, ये था यहाँ पर कविता और कवि के बारे में मुख्य बातें जो कि हमने आपको बताई। आइए अब जान लेते हैं, यहाँ पर कविता की कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं, जिससे आपको कविता अच्छे से याद भी हो जाए। तो बच्चों, आप ध्यान दें, यहाँ पर ये है कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कविता आत्मकथ्य। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो है कवि लिखता है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम हो खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को अधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इस कविता को बार बार पढ़ें और याद करें। यह कविता बहुत ही अच्छी लिखी गई है और यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के प्रति अपने अनुभवों को उजागर किया है। तो चलिए इसके बाद आगे जान लेते हैं इन लाइनों का भावार्थ। बच्चों, आप एक बार फिर से पढ़ें और देखें इसे। कविता का नाम क्या है? आत्मकथ्य। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप जानते हैं क्या होता है? मधुप मतलब भंवरा। तो यहाँ पर जो है कवि कहता है कि भंवरे गुनगुना कर पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कहने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें नहीं पता है कि जीवन तो नश्वर है, जो आज है और कल समाप्त हो जाएगा। पेड़ों से मुरझाकर गिर रही पत्तियां शायद जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। मनुष्य जीवन भी ऐसा ही क्षणिक है। यही सब यहाँ पर कहा गया है। आप पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, यानी कि भंवरे गुनगुना कर पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कह जाते हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, यानी कि पेड़ों पर पत्तियां होती हैं ना, तो बहुत सारी पत्तियां मुरझाकर, घनी का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में। तो बहुत सारी जो पत्तियां होती हैं मुरझाकर आज जो है बहुत सारी गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो इसका भावार्थ यहाँ पर जो है कवि क्या कहता है, भंवरे गुनगुना कर पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कहने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें नहीं पता है कि जीवन तो नश्वर है, जो आज है और कल समाप्त हो जाएगा। पेड़ों से मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ शायद जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है और क्षणिक है। इसके बाद आगे लेखक कहता है, इसलिए इस जीवन की कहानी सुनाने से क्या लाभ। यह संसार अनंत है जिसमें कितने ही जीवन के इतिहास भरे पड़े हैं। इनमें से अधिकतर एक दूसरे पर घोर कटाक्ष करते ही रहते हैं। इसके बावजूद पता नहीं तुम मेरी कमजोरियों के बारे में क्यों सुनना चाहते हो। मेरा जीवन तो एक खाली गागर की तरह है जिसके बारे में सुनकर तुम्हें शायद ही आनंद आएगा। यहाँ पर है ना, आपने देखी लाइनों में
कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। लेखक कहता है कि मेरा जीवन कैसा है, रीति मतलब खाली गागर के समान है। इसके बाद अगली पंक्तियों में लेखक कहता है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। तो बच्चों, इन लाइनों का अर्थ आप देखें कि लेखक कहता है, मेरे जीवन की कमियों को सुनकर ऐसा न हो कि तुम ये समझने लगो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ और मेरा जीवन हमेशा एक कोरे कागज़ की तरह था। कवि का कहना है कि वे इस दुविधा में भी है कि दूसरे की कमियों को दिखाकर उनकी हंसी उड़ाएं या फिर अपनी कमियों को जग जाहिर कर दें। कवि का कहना है कि उन्होंने कितने स्वप्न देखे थे, कितनी ही महत्वाकांक्षाएं पाली थी। आप देख रहे हैं ना, इन लाइनों में लिखा हुआ है। लेखक कहता है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। यही सब यहाँ पर लेखक कहता है कि जो स्वप्न देखे थे, कितनी ही महत्वाकांक्षाएं पाली थी, लेकिन सारे सपने जल्दी ही टूट गए। ऐसा लगा कि मुँह तक आने से पहले ही निवाला गिर गया था। उन्होंने जितना कुछ पाने की हसरत पाल रखी थी, उन्हें उतना कभी नहीं मिला। इसलिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं कि जीवन की सफलताओं या उपलब्धियों की उज्जवल गाथाएं बता सकें। इसके बाद अन्य लाइनों में लेखक कहता है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है। थके पथ की पंथा की सीवन को अधेड़ कर देखोगे, क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। यहाँ पर जो है कवि ने बहुत अच्छी लाइनों में लिखा है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पर भावार्थ किस प्रकार से होगा कि कवि कहता है, कभी कोई ऐसा भी था जिसके चेहरे को देखकर कवि को प्रेरणा मिलती थी, लेकिन अब उसकी यादें ही बची हुई हैं। अब मैं तो एक थका हुआ राही हूँ, जिसका सहारा केवल वो पुरानी यादें हैं। आप ध्यान दें, यहाँ पर दो बार जो है मैं लिखा हुआ है। आप लिखें, अब मैं तो एक थका हुआ राही हूँ, जिसका सहारा केवल वो पुरानी यादें हैं। इसलिए किसी को भी इसका कोई हक नहीं कि मुझे कुरेद कर मेरे जख्मों को देखे। मेरा जीवन इतना भी सार्थक नहीं कि मैं इसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाता फिरूं। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं मौन रहकर दूसरे के बारे में सुनता रहूं। कवि का कहना है कि उसकी मौन व्यथा थकी हुई है और शायद अभी उचित समय नहीं आया कि वे अपनी आत्मकथा लिख सकें। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि हमने आपको कविता का भावार्थ बताया। आप इसे एक बार फिर से देख सकते हैं और इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें और साथ साथ लाइनों के साथ मिलाते चलें, ताकि आपको ये अच्छे से याद भी हो जाए। इसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पर पाठ का सारांश हम आपको बताने वाले हैं। कुल मिलाकर इस पाठ में क्या कुछ कहा गया है वह हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो बच्चों, आप ध्यान दें
यहाँ पर जो है पोयम समरी इन हिंदी आप देख सकते हैं। पाठ का सारांश। जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया, जबकि जयशंकर जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। इसलिए उनके मित्रों के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की। इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभव का वर्णन किया है। उनके अनुसार यह संसार नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक न एक दिन मुरझाई हुई पत्ती सा टूटकर गिर जाता है। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ एवं अभाव को दिखाया है कि किस प्रकार हर आदमी कहीं न कहीं किसी के चोट के कारण दुखी है, फिर चाहे वो चोट प्रेमिका का न मिलना हो या फिर मित्रों के द्वारा धोखा खाना हो। इसके बाद लेखक कहता है यहाँ पर जो है उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लोग उनकी आत्मकथा सुनकर वाहवाही करेंगे। उन्हें तो लगता है कि अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे और उनके मित्र खुद को दोषी समझेंगे। कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता एवं दुर्बलता से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया। उनके अनुसार उनकी जीवन रूपी गगरी खाली ही रह गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जहाँ एक ओर कवि की सादगी का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर उनकी महानता भी प्रकट होती है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इसका जो है सार इस पाठ का, जो हमने आपको अभी यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथा जो कविता सुनाई थी, इसका यहाँ पर सार हमने आपको दिखाया। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा और आप इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द। यहाँ पर आप देखें, जैसे कि मधुप, हमने आपको मधुप के बारे में बताया था। मधुप का मतलब क्या होता है? भंवरा। और यहाँ पर मधुप क्या है? मन रूपी भंवरा। अनंत नीलिमा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतहीन विस्तार। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर अंतहीन विस्तार। मधुप का भंवरा, अनंत नीलिमा, अंतहीन विस्तार। व्यंग मलिन यानी खराब ढंग से निंदा करना। गागर रीति यानी कि खाली घड़ा। परवंचना मतलब धोखा। मुस्क्या कर मतलब मुस्कुरा कर। अरुण कपोल मने लाल गाल। अनुरागनी उषा यानी प्रेम भरी भोर। स्मृति पाथे या स्मृति रूपी शंबल। और पंथा मतलब रास्ता। कंथा मतलब अंतर्मन। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर हमारी कविता का नाम क्या था? आत्मकथ्य। और इसके जो कवि थे हमारे कौन थे? जयशंकर प्रसाद। आइए इसके बाद जान लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पर जो है पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर होगा आपका, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि नंबर 1, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। नंबर 2, अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया है, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। नंबर 3, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। और इसके बाद नंबर 4 पे होगा, कभी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो दूसरा प्रश्न आपका है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो आपका उत्तर होगा, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि पहला पॉइंट आप देखें, कवि का जीवन दुखों और अभावों से भरा है। मुश्किल से कवि को अपनी
पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी असफलताओं को याद करके पुनः दुखी नहीं होना चाहता। नंबर 2, कवि को ऐसा लगता है कि उसे अभी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट होगा स्मृति को, यहाँ पर जो है नंबर तीसरा प्रश्न होगा आपका। आप ध्यान दें, स्मृति का पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो आप ध्यान दें, उत्तर होगा आपका पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर स्मृति है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहता है। इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 4.1 में आप देखें, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो यहाँ पर आप उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? आप ध्यान दें, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस दुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद 4.2 में आप देखें, प्रश्न नंबर 4.2, भाव स्पष्ट कीजिए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इसका उत्तर होगा आपका, कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोर बेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषा कालीन लालिमा से भी बढ़कर था। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न आपके लिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो आपका उत्तर होगा, कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए हुए सुखपूर्वक यानी कि सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है, अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। इसके बाद बच्चों ध्यान दें आप, क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इसके बाद नंबर 2, अपने मनोभावों में सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। और यहाँ पर आप ध्यान दें, नंबर 3 में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊँ मैं। यहाँ विडंबना प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। साथ ही आप जो है ध्यान दें, छायावाद की प्रमुख विशेषता मानवीकरण, मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं। और इसके साथ ही आप ध्यान दें, अलंकारों के बारे में
तो अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। जैसे खिलखिलाकर, आते आते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है। मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आप ध्यान दें यहाँ पर कि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। और सातवां प्रश्न आपके लिए कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो उत्तर होगा आपका, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी यानी कि नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वे सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उसका जीवन हमेशा उस दुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें रचना और अभिव्यक्ति में। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपके लिए, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? उत्तर होगा आपका, इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। सरल और भोले प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया, फिर भी वे भोलेपन में जीते रहे। गंभीर और मर्यादित वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को हंसी का पात्र बनाना नहीं चाहते थे। और विनयशीलता की बात करें तो प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता प्रकट करता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका, कि आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? तो आप अपने हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं कि हमें महान प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। उनकी जीवन गाथा पढ़कर हमें यह जानने को मिलेगा कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए उन्हें कौन सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा और कैसे उस पर विजय पाई। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपका, कि कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मकथात्मकता शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरा नाम तवांग है, मैं 14 साल का हूँ। मैं देहात में अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहता हूँ। अपना जीवन बड़ा ही कष्टमय है। मेरे गांव में किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा यानी कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल आदि न होने के कारण यहाँ का जीवन बड़ा ही कष्टप्रद है। हमारे गांव में बच्चों के लिए नज़दीक में कोई विद्यालय न होने के कारण हमें करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। मुझे पढ़ाई के साथ खेत में माता पिता का हाथ भी बटाना पड़ता है। हमारा पूरा परिवार कृषि पर ही केंद्रित होने के कारण हम सभी को खेतों में भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। मैं और मेरे मित्र सुबह जल्दी उठकर नदी से पानी भरकर लाते हैं। मैं और मेरे मित्र सुबह बड़ी जल्दी उठकर नदी से पानी भरकर लाते हैं। उसके पश्चात विद्यालय के लिए निकल पड़ते हैं। रोज़ विद्यालय से घर के रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। मैं और मेरे मित्र रोज़ उस मंदिर में जाते हैं। हमारे रास्ते भर शरारतें चलती रहती हैं। शाम के समय विद्यालय से लौटते समय हमें जंगल से सूखी लकड़ियाँ बटोर कर लानी पड़ती हैं और हमारे पशुओं के लिए हरा चारा भी लाना होता है।
मेरे जीवन का यह लक्ष्य है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने गांव की तस्वीर बदलूंगा और अपने माता पिता के सपनों को सच करूंगा। मेरे माता पिता मुझे एक काबिल डॉक्टर बनाना चाहते हैं। गांव में पास में अस्पताल न होने के कारण सभी को बीमारी के समय काफ़ी कठिनाई होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। तो बच्चों, आप इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप इन्हें अच्छे से याद करें और अपनी नोटबुक में भी नोट करें। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर क्लास 10 हिंदी क्षितिज के अंतर्गत काव्य खंड में हमारे पाठ का नाम था आज आत्मकथ्या, जो कि कविता थी और इसके कवि थे जयशंकर प्रसाद। तो इसी प्रकार से आप अन्य पाठों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन्हें याद करें पाठों को, और लगातार इसी प्रकार प्रत्येक आने वाली वीडियो को देखते रहें ताकि आपको सारे पाठों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर एक जगह पर मिलते रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।